हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन। दे अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, नाइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द बीम। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें एक तो हमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है और लेट कर लिया किसी इंस्टेंट पर वो ऐसे मूव कर रहा है, और एक प्रोटॉन दे रखा है, वो भी सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। यहाँ स्पीड मैंने सेम कंसीडर कर ली है, ठीक है। अब एक बार बताइए, कोई मूविंग चार्ज है तो क्या वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? एवरी मूविंग चार्ज अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, और ये प्रोटॉन उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। तो इस पर इन दोनों के बिटवीन एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा Fm, ये μ0/4π, एक्चुअल में तो जो होता है फॉर्मूला Q1 Q2 V1 V2, अगर मैं अलग अलग मानता तो ये लिखता अपॉन r²। लेकिन यहाँ पे मैंने Q1 Q2, Q1 है आपका माइनस के E और Q2 है आपका प्लस का E, और V1 V2 बराबर मान है, तो इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ μ0/4π E² V² अपॉन r²। एक स्टैंडर्ड केस लेके इसको समझते हैं Fm। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें? तो देखो, डायरेक्शन निकालते तो कुछ अलग तरीके से हैं, पर समझने के लिए अब 12th के हिसाब से बताता हूँ कि ये आपका अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहा है तो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसा एज्यूम कर लो आप इलेक्ट्रॉन के लिए। और आपका प्रोटॉन ऐसे चल रहा है तो करंट जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में करती है, तो करंट ऐसे मान लो। तो करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट होती हैं तो आपने पढ़ा हो, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर रखे हैं तो उनके बिटवीन एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो अगर डायरेक्शन अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं मैग्नेटिक फोर्स से, और डायरेक्शन सेम होती हैं करंट की तो वो अट्रैक्ट करती हैं ऐसे। इसीलिए यहाँ पर ये मान के चलें कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रिपल्सन नेचर का है। बट एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाला चार्ज इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, और जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है Fm बराबर QBB sin θ। तो पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए था, फिर फोर्स निकालना चाहिए था QBB, तब ड्राइव होके ये आता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो रखे हैं। ये वाला जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रखा है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। तो ये चार्ज इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएगा। इस इंस्टेंट पर अगर हम दिखाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकालें इस इंस्टेंट पे निकाल लें जब इस तरह से हैं, तो इस वाले इंस्टेंट पर फॉर्मूला लगा दें कूलम्ब्स लॉ 1/4π Q1 Q2, तो Q1 है E, साइन रखते नहीं है, E/r²। ये अब अट्रैक्टिव नेचर का हो गया। तो इस प्रोटॉन पर और इस पर दोनों पर दो दो फोर्स लग रहे हैं बेटा। अब अट्रैक्शन या रिपल्सन, अब ये डिसाइड करेगा कि Fe ज़्यादा है या Fm ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा कौन है ये कैसे पता करेंगे सर? तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, पहले कंपैरिजन कर लें कि कौन ज़्यादा है, तब मालूम पड़ेगा। तो ये आपका E² अपॉन r² है, और ये वाला आपका μ0/4π, अच्छा ये 1/4π ε0 भी है, μ0/4π E² V² अपॉन r²। तो r² से तो r² कट गया, 4π से 4π कट गया, ये लिख पाए हम Fe अपॉन Fm इजुकल टू E² से E² कट गया। तो हम यहाँ लिख पाए 1/μ0 ε0 और 1/v²। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा हुआ, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वो फॉर्मूला ये होता है एक्चुअल में। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालें, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड का, तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम c² लिख सकते हैं। तो Fe अपॉन Fm इजुकल टू c² अपॉन v²। अब ये तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की स्पीड है और ये लाइट की स्पीड है।
तो बेटा लाइट की स्पीड बहुत बड़ी होती है इनसे, दैट इज सी स्क्वेयर ऑल्सो ग्रेटर देन वी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू यही तो है, तो यहाँ पुट कर दें तो एफ ई अपॉन एफ एम इज ग्रेटर देन, एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा है। बस ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम जानते भी हैं नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, उससे वीकेस्ट फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे भी वीकेस्ट मैग्नेटिक फोर्स, उससे भी वीकेस्ट तो वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट होता है। तो यहाँ एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम है। तो आप खुद सोच के बताओ, अगर दो फोर्स लग रहे हैं इस पर प्रोटॉन पर, एक इधर और एक इधर, तो ये किधर मूव करेगा, इधर या इधर? एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम, तो एफ ई इधर है तो इधर मूव करेगा। तो अट्रैक्शन है क्या रिपल्सन है? हेंस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।